आप सभी का मैं नरेंद्र कुड़ी ज्योग्राफी लेक्चरर आपके अपने स्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा? हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की जो ज्योग्राफी की संसाधन इकाई है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। संसाधनों की इकाई के अंदर अपन ने पढ़े थे जैविक और अजैविक संसाधन, उनका वर्गीकरण, और जैविक और अजैविक संसाधनों में किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया था? पशु संसाधन और जल संसाधन। इनके बारे में मैंने विस्तार से बात कर ली थी। क्या प्रश्न बनते हैं वो भी मैंने बताया था आपको, तो आप रिवाइज करो तो उनको देख सकते हो दोबारा। अब बात करेंगे, आज हम अगला पॉइंट है अपना खनिज संसाधन। सबसे पहले अपन इस टर्म की बात करें खनिज संसाधन, तो खनिज क्या है? पृथ्वी से जो प्राकृतिक चीज़ें हमें खोदकर जो हम प्राप्त करते हैं वो सभी क्या है? खनिज संसाधन है। खनिज संसाधनों में बहुत सारी चीज़ें हमें पृथ्वी से मिलती हैं। मुख्य रूप से अपने जो सिलेबस में दे रखा है, अपनी जो बुक में दे रखा है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बात करें तो लोहा, तांबा, चांदी, ये सब धात्विक संसाधन या खनिज संसाधन बोल सकते हैं। संगमरमर, कोटा स्टोन और दूसरे पत्थर हैं वो जो हम दैनिक जीवन में अपने घरेलू उपयोग के लिए काम में लेते हैं। कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ जैसे संसाधन क्या हैं? ये ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये सारे संसाधन ऐसे ही इनमें कोई ना कोई एक दूसरे से मिक्स होते हैं। कुछ जैसे अपन लोहे की बात करें तो इसमें एक दूसरी धातु मिक्स हो सकती है। ऐसे ही हीरा और ग्रेफाइट, ये शुद्ध रूप हैं संसाधनों के। कैसे रूप हैं? शुद्ध रूप। तो संसाधन की डेफिनेशन और खनिज संसाधन किसे कहते हैं, कौन कौन से संसाधन हैं? अब किसी राष्ट्र या किसी देश के लिए संसाधनों का क्या महत्व है? तो किसी देश के लिए हम बात करें तो किसी देश की सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक प्रगति के मुख्य आधार स्तंभ पर किसको माना गया है? खनिज संसाधनों को। अगर किसी राष्ट्र के पास खनिज संसाधनों का आधिक्य है या कहें कि वो अपने आप में जितनी आवश्यकता है उनकी पूर्ति अपने देश में कर रहे हैं तो वो आत्मनिर्भर होंगे। उनको अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से, या हम कहें कि विकास के लिए उनको किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना होगा। अपनी बुक के अंदर खनिज संसाधनों में कितने क्षेत्रों को भारत को बांटा गया है उसका अपन अब देखते हैं इसके अंदर कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से धात्विक हैं या अधात्विक हैं या लोहे हैं या पत्थर हैं या पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उनका क्या महत्व है किन क्षेत्रों में। तो उनको एक श्रृंखला या मेखलाएं कही गई हैं। तो अपन अब देखते हैं खनिजों का, संसाधनों का वर्गीकरण की मेखलाएं या क्षेत्र। भारत में खनिजों का वितरण है। तो वितरण की दृष्टि से भारत के पूरे जो क्षेत्रफल है उसको 6 भागों में, 6 क्षेत्रों में, 6 मेखलाओं में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? मेखलाएं। मेखला का अर्थ है कि किसी क्षेत्र के, अपन किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र को देखें तो उस एरिया के अंदर अपन क्या बोल सकते हैं, उस पार्ट के अंदर बोल सकते हैं कि वो वहाँ की एक लंबा क्षेत्र, पट्टीनुमा क्षेत्र, उसको मेखलाएं बोला गया है। तो अपन ऐसे जो खनिजों की बात करें तो उसको 6 मेखलाओं के अंदर विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल मेखला। ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भारत के जो अपन ऐसे बोले पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं। ये भूभाग, इस भूभाग के अंदर ये मेखला पाई जाती है। अब इसमें कौन कौन सी धातुएं हैं या अयस्क हैं वो सब चीज़ें देखें। लोहा अयस्क है, कोयला है, मैग्नीज है, अब्रक है, तांबा है, इल्मेनाइट है, चूना पत्थर है। ये सब क्या हैं? ये सब जो धातुएं हैं या अधात्विक खनिज हैं उन सबको इन क्षेत्र में या झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मेखला में। अब अपन लोहा के क्षेत्र, कोयला के क्षेत्र, इनको आगे अभी इसी वीडियो के अंदर अपन विस्तार से भी देखेंगे। पर्टिकुलर केंद्र कौन कौन से हैं और उनको मानचित्र में किस प्रकार अंकित करें वो सब अभी देख रहे हैं इसमें आगे। मुख्य रूप से कि लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज, अब्रक, तांबा और बॉक्साइट, क्रोमाइट आदि इस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। दूसरा इसमें मेखला या दूसरा क्षेत्र है, उसमें आता है मध्य प्रदेश, आंध्रा और महाराष्ट्र मेखला। इससे स्पष्ट होता है कि कौन सा क्षेत्र आ गया? भारत का मध्य क्षेत्र और पश्चिमी तटीय प्रदेश, इस क्षेत्र के अंदर ये मेखला स्थित है। कौन कौन से? मुख्य रूप से वही लोहा अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, हीरा आदि के विशाल भंडार, खूब बड़े क्षेत्र इसके अंदर पाए जाते हैं, या ये धातुएं अयस्क इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा अपन बात करें कर्नाटक, तमिलनाडु मेखला। कर्नाटक, तमिलनाडु मेखला ये पश्चिमी तटीय और जो भारत का जो निचला क्षेत्र है उस क्षेत्र की जो क्षेत्र पट्टी है वो है। इसमें सोना जो अपन अभी इन दोनों क्षेत्रों में नहीं देख रहे थे, लोहा अयस्क अभी तीनों क्षेत्रों में आ रहा था, मैग्नीज, तांबा, ऑक्साइड, लिग्नाइट, कोयला और जिप्सम, ये तीनों भी लगातार अपन ने देख रहे हैं। लेकिन विशेष इसमें अलग चीज़ क्या है, कौन सी? सोना। कि सोना जो धातु है वो कर्नाटक, तमिलनाडु मेखला के अंदर निकाली जाती है। अगला है चौथा,
इसमें देखो चौथे में है राजस्थान गुजरात मेखला। कौन से स्टेट शामिल किए गए हैं इसमें? राजस्थान और गुजरात। राजस्थान जिसमें हम निवास करते हैं, ये वाला क्षेत्र। इसमें देखो उन क्षेत्रों से अलग एक विशेषताएं देखने को मिलेगी। चांदी, सीसा जस्ता, यूरेनियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये मुल्तानी मिट्टी और नमक, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जो क्षेत्र हैं, ये आपको राजस्थान गुजरात की कुछ अलग विशेषताएं बनाते हैं। अब्रक है, मैग्नीज है, तांबा, लिग्नाइट, और बाकी तो हमने पिछले जो तीनों पार्ट हैं उनमें खूब देखा कि लोहा है, तांबा है, सब चीज़ें, मैग्नीज वगैरह सब मिल रहे थे। तो इस राजस्थान गुजरात मेखला की चांदी, सीसा जस्ता, यूरेनियम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, मुल्तानी मिट्टी, नमक आदि कुछ अलग थोड़ा सा इसमें विशेष बनाते हैं इस क्षेत्र को। इससे अगला है केरल। तो केरल मेखला के अंदर तो केरल स्टेट से ही संबंधित चीज़ें ली गई हैं इसमें है मोनोजाइट, जिरकन, गार्नेट और इल्मेनाइट धातुएं। ये सब चीज़ें अपने को केरला के अंदर, तो अपन मानचित्र के माध्यम से इनको देखने की कोशिश करें तो जो ये पश्चिमी तटीय, ये जो लास्ट का इंडिया का क्षेत्र है, वो सारा इस किसी स्टेट में आता है? केरला के अंदर, केरला मेखला के अंदर शामिल किया गया है। और अंतिम जो छठवां पार्ट है इसका, वो है हिमालयी मेखलाई क्षेत्र। हिमालय के जो तराई वाला प्रदेश है, तटीय प्रदेश है, उसके अंदर अपने को जो स्टेट शामिल किए गए हैं, उसके अंदर ये अंतिम मेखला शामिल की गई है। दो इसमें धातुओं की या अपन खनिजों की बात करें तो मुख्य रूप से तांबा, सीसा जस्ता, निकिल, सूरमा, कोबाल्ट, टंगस्टन, सोना, चांदी आदि धातुएं यहाँ पर निकलती हैं। तो इस प्रकार से वर्गीकरण न बोल के अपन इसको क्या बोले, वितरण बोले, कि भारत के अंदर जो पूरा क्षेत्र है उसको 6 भागों में बांटा है और उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज निकाले जाते हैं। अब बात करेंगे हम खनिजों के अंदर कि लौह खनिज, अलोह खनिज, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। आइए देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। तो खनिजों के वर्गीकरण में इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन सा? धात्विक, अधात्विक और ईंधन ऊर्जा खनिज। सबसे पहले बात करते हैं कि धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। धात्विक को भी फिर 2 भागों में बांटा है, लोह धात्विक और अलोह धात्विक। धात्विक का अर्थ है जिनमें धातुएं हैं, लोहे और अलोह जिसमें लोहा मिला हुआ है उनको लोह खनिज, धात्विक खनिज, और जिनमें लोहा की मात्रा या लोहा का परसेंट नहीं होता उनको अलोह धात्विक खनिज। तो लोहे में अपन आयरन या लोहा जिसको बोलते हैं, मैग्नीज है, टंगस्टन, क्रोमाइट, निकिल, ये जो 3-4 एग्जाम्पल हैं वो 2 लोह धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें, या दूसरी प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी देखें अपन। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि लोह धात्विक खनिज का उदाहरण लिखिए या अलोह धात्विक खनिज का उदाहरण लिखिए। और अगर धात्विक खनिज पूछे तो आप किसी का भी लिख सकते हैं इसके अंदर। अलोह में तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, ये सभी किस्में हैं अलोह धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई टिपिकल या कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न इतना सा ही बनता है कि आपको इसका एग्जाम्पल देना है यहाँ पर। अधात्विक जिसमें धातु नहीं होगी, सीधी सी बात है। इसमें अब्रक है, एस्बेस्टस है, पायराइट, नमक, जिप्सम, हीरा, ये सब क्या आते हैं? पत्थर, कांच बनाने की मिट्टी, सारी चीज़ें इसमें किसमें सम्मिलित की गई हैं? अधात्विक खनिजों के अंदर। और तीसरा टाइप है इसका ईंधन खनिज। ईंधन या ऊर्जा। ऊर्जा अपने को किस किस रूप में या किन किन पदार्थों से, किन किन खनिजों से मिलती हैं? तो मेजरली अपन पुराने समय से, प्राचीन काल से ही कोयले का उपयोग करते आ रहे हैं। फिर खनिज तेल है, खनिज तेल में पेट्रोल, डीजल वगैरह, और साथ में प्राकृतिक गैस है, वो भी क्या है? खनिज तेल के अंदर ही सम्मिलित। अणुशक्ति वाले खनिज, लेटेस्ट टेक्निक और वर्तमान में जो जिसका ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं या करने की जो संभावनाएं बन रही हैं पूरी दुनिया के सामने, उसमें है अणुशक्ति। परमाणुओं का उपयोग करके अपने ऊर्जा प्राप्त करें। तो उसमें भी कौन कौन से हैं? यूरेनियम, थोरियम, जिरकन और ग्रेफाइट। मेनली इसमें यूरेनियम और थोरियम का उपयोग करते हैं। प्रश्न छोटा सा 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछे तो पूछ सकता है कि अणुशक्ति वाले किसी एक खनिज का नाम लिखिए। तो यूरेनियम और थोरियम अपन किसी का भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस प्रकार से खनिजों का वर्गीकरण हमने देखा, 3 प्रकार से बताया गया है। अब हम प्रत्येक के अंदर जो बुक में अपने को 3-4 जैसे लोहा, एल्युमिनियम, अब्रक, इन खनिजों का बड़ा प्रश्न बनता है उसके बारे में कि वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनका क्या उपयोग है, वो सब चीज़ें अब विस्तार से देखेंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लौह अयस्क। लौह अयस्क के अंदर इसको 4 प्रकार के इसके अयस्क को बताए गए हैं: मोनोजाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो इनमें सबसे पहला प्रश्न या सबसे पहली बात पूछने वाले तो इसके अयस्कों के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। चारों प्रकारों के नाम ध्यान होने चाहिए। दूसरी बात कि
इसमें किस अयस्क में लोहे की मात्रा कितने % होती है? तो सबसे उत्तम या सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा होगा? मैग्नेटाइट। मैग्नेट का संबंध चुंबक से बन रहा है, तो चुंबक बनाने के लिए तो अच्छी किस्म का लोहा होना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने से याद रख सकते हैं इसको। तो इसमें 72% से भी अधिक क्या लोहे की मात्रा पाई जाती है। दूसरा प्रकार है हेमेटाइट, इसमें 60 से 70% तक लोहा होता है। और तीसरा है लिमोनाइट, इसमें 30 से 60% लोहे की मात्रा पाई जाती है। और सबसे कम मात्रा है सिडेराइट, इसके अंदर 10 से 40% तक क्या होता है? लोहा होता है। तो इसमें कलर की बात करें तो ये जो मैग्नेटाइट उत्तम क्वालिटी का सबसे अच्छा जो लोहा है अयस्क है, इसमें इसका काला रंग का होता है। दूसरा है हेमेटाइट, ये है हल्के भूरे रंग का। लिमोनाइट भूरे रंग का। और ये तो बिल्कुल ऐसे अपन बोलें क्या मिट्टी के समान, इसमें सबसे कम मात्रा के अंदर लोहा होता है। बताया जाता है कि सिडेराइट को तो निकालना आर्थिक खनन ही इसका तो अनुपयोगी है। जितना इसको निकालने में अपने को पैसा खर्च करेंगे उतने ही मोल या उतने मूल्य का ये अपने को अयस्क प्राप्त नहीं होगा, तो इसका खनन नहीं किया जाता है। तो ये 4 प्रकार हो गए इसके लोहेस्क। अब भारत की दृष्टि से हम देखें कि जो लोहा है वो किन किन राज्यों में कहाँ कहाँ से निकाला जाता है। तो प्राप्ति क्षेत्र देखें इसके, सबसे ज़्यादा लोहा फर्स्ट नंबर पे या सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन किस राज्य से है? कर्नाटका से है। कर्नाटक के अंदर अपन बात करें तो जो यहाँ का क्षेत्र है ये क्या आएगा इसके अंदर? कर्नाटक स्टेट। इसमें कौन कौन से जिले हैं? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, शिमोगा, धारवाड़, चिकमंगलूर, ये जो इसके ज़िले हैं इन क्षेत्रों के अंदर लोहे का अयस्क का खनन किया जाता है। प्रश्न, अब ये प्रश्न जो अपन देख रहे हैं, मैंने आपको पिछले जो मानचित्र का वीडियो दिखाया था उसमें भी ये चीज़ें अपने अंकित की थी। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं हर बार और पूछने की संभावना है। अब प्रश्न कैसे पूछेंगे कि लोह अयस्क या लोह प्राप्ति क्षेत्रों को आप अपने भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए, उसमें आपको विश्व का मानचित्र बताया है, भारत का बताया है, राजस्थान का बताया है। तो ये धातुएं तो कहीं भी पूछी जा सकती हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत के संबंध में बात करें तो आप पूछ लिया आपसे चित्रदुर्ग को भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए, तो वहाँ से देखिए और इसको दोबारा यहाँ रिवाइज कर रहे हैं हम। आगे बात करते हैं, दूसरा सेकंड नंबर पे है उड़ीसा स्टेट। यहाँ से भी हमें खूब मात्रा के अंदर भारत को लगभग 22% के लगभग क्या होता है? लोहा प्राप्त होता है। इसके अंदर 2-3 जिले जैसे सुंदरगढ़, बोनाई, सलम्बुर, कटक ये जिले हैं, ये अपन यहाँ उड़ीसा की बात कर सकते हैं। यहाँ के क्षेत्र आसपास के उसके अंदर लोहा प्राप्त होता है। तीसरी बात करें छत्तीसगढ़ 3rd नंबर पे है उत्पादन की दृष्टि से। छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग, जबलपुर, बिलास, ये प्रश्न पूछा गया है। पहले भी ज्योग्राफी के अंदर बिलासपुर को अंकित करवाया जा चुका है। और सरगुजा, ये जो जिले हैं इसके छत्तीसगढ़ के, वहाँ पर लोहा प्राप्त होता है, लोहा इसके निकाला जाता है। गोवा के अंदर, गोवा राज्य में भी खूब मात्रा में। झारखंड की बात करें, सिंह भूमि है, मातभूमि है। यहाँ पर इस स्टेट के अंदर अपन लोकेशन की बात करें तो ये क्षेत्र आ गया कौन सा? झारखंड। झारखंड यहाँ रहेगा ये क्षेत्र। उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी जिले हैं। रत्नागिरी जिले के अंदर भी लोहा का अयस्क निकाला जाता है। ये क्षेत्र आ गया यहाँ का, ये महाराष्ट्र आ गया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो करीमनगर है, आदिलाबाद है, आदिनगर है, यहाँ के कृष्णानगर है, यहाँ पर भी खूब मात्रा में लोहा अयस्क प्राप्त किया जाता है। लोकेशन बात करें अपन आंध्रा की तो ये स्टेट है, यहाँ इसके जो ज़िले हैं उसके अंदर अपने को लोहा अयस्क प्राप्त होता है। और अंतिम बात करें अपन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में अपने सेलम का, इनका पहले भी अपने जिक्र किया था, कोयले की दृष्टि से भी और लोहा अयस्क की। मुख्य रूप से यहाँ पर लोहे की बात करें तो लोहे के लिए भी ये क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से अपने को ये जो जिले दे रखे हैं इन अलग अलग स्टेट्स के, उनको मानचित्र में अंकित करवाया जाता है। अपने को थ्योरेटिकली पूछते हैं तो अपने को इनको इस प्रकार से इसको वर्णन करना, इसको लिखना है और मानचित्र के माध्यम से भी अपन इसको अंकित कर सकते हैं। तो 1-2 बार अपन इसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। लोहे के बाद में अगली धातु बात करते हैं अपन तांबा। तांबा भारत के कुछ ही राज्यों के अंदर निकाला जाता है। सबसे पहले बात करें अपन इसके प्राप्ति क्षेत्रों में, तो प्राप्ति क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में ऐसे कहें कि सबसे ज़्यादा मतलब प्रथम स्थान के ऊपर जो तांबा उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा स्टेट आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बालाघाट, तारेगांव और बैतूल जो जिले हैं, यहाँ पे इसका खनन कार्य किया जाता है। अपन मानचित्र के माध्यम की या समझने की बात करें तो जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर
मध्य प्रदेश के तांबा उत्पादन किया जाता है। दूसरा आता है राजस्थान। राजस्थान भी कुछ मात्रा के अंदर यहाँ पर तांबे का खनन का कार्य किया जाता है। तो राजस्थान के जो मुख्य रूप से जो काफ़ी लंबे समय से जो झुंझुनू जिला है, झुंझुनू का खेतड़ी नामक स्थान, वहाँ से तांबे का उत्पादन हो रहा है। इसमें यहाँ पर जो खनन का कार्य कर रही है उस कंपनी को कहते हैं हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो यहाँ के इसको खनन का कार्य भी करती है और शोधन का कार्य भी करती है। सीकर, बांसवाड़ा और दौसा यहाँ पर नए भंडार खोजे गए हैं राजस्थान के इन जिलों के अंदर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दौसा, सीकर जिले ये नए क्षेत्र हैं। इसके बाद में सेकंड राजस्थान की पोजीशन कौन सी है इसमें? सेकंड। और थर्ड पोजीशन पे आता है कौन सा? झारखंड। झारखंड के सिंहभूमि, हजारीबाग, संथाल और मानभूमि, ये जो जिले हैं यहाँ पर तांबे का उत्पादन या तांबे का खनन कार्य होता है। तो अपन मानचित्र में देखें तो उड़ीसा के समीपवर्ती क्षेत्र, ये यहाँ रांची आसपास, यहाँ पे तांबे की खनन की क्रिया की जाती है। और अब ये तीनों ही स्टेट है, यहाँ पे भी इतना पर्याप्त मात्रा में तांबे का उत्पादन नहीं हो रहा जितना भारत को आवश्यकता है। तो हमें क्या करना पड़ रहा है? इसके लिए हमें आयात करना पड़ रहा है। तांबे को क्या है, दूसरे देशों से लाना पड़ रहा है। तो मुख्य रूप से अपने को यूएसए, अमेरिका से और कनाडा, जापान, पूर्वी अफ्रीकाई देश, यहाँ से हमें तांबे की प्राप्ति होती है। आयात का काम किया जाता है। इसके बाद में अगला जो धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु का भारत के अंदर काफ़ी भंडार है और इसका जो अयस्क है उसका नाम दिया गया है बॉक्साइट। हमें बॉक्साइट के रूप में एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, फिर इसका शुद्धिकरण करके अपन शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। अब प्राप्ति क्षेत्रों की बात करें तो प्राप्ति क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा जो एल्यूमिनियम उत्पादन वो कौन सा राज्य कर रहा है? उड़ीसा राज्य कर रहा है। इसके कालाहांडी और संबलूर जो जिले हैं अपन यहाँ मानचित्र में देखें तटवर्ती क्षेत्र पे, तो यहाँ उड़ीसा के अंदर हमें सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम प्राप्त हो रहा है। दूसरा है हालडार, गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है। गुजरात का हालडार, खेड़ा, साबरकांठा, सूरत, जामनगर, भावनगर, ये जो जिले हैं, पोरबंदर, इन क्षेत्रों से हमें एल्यूमिनियम प्राप्ति हो रही है। तीसरा स्टेट आता है झारखंड। उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है उड़ीसा और द्वितीय स्थान पे आता है झारखंड। झारखंड के रांची, पालमऊ, सुमला, साहबाद जिले हैं, वो इसी के आसपास क्षेत्र जो अभी अपन ने देखा है, तांबे के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहीं हमें क्या एल्यूमिनियम भी प्राप्त होता है। महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर जिला, कोल्हापुर को पहले भी भारत के मानचित्र में अंकित करवाया जा चुका है बोर्ड की परीक्षा के अंदर। कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, पुणे आदि जिलों में क्या एल्यूमिनियम उत्पादन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, महासमुंद आदि जिलों में, और इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में भी एल्यूमिनियम की कुछ मात्रा में प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से हम देखें कि एल्यूमिनियम के लिए हमें बहुत सारे राज्यों के विकल्प मिलते रहे हैं। तो अधिकांशतः पूर्ति के लिए हमें दूसरे देशों पर इस पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। हम अपना एल्यूमिनियम का प्राप्ति इन्हीं राज्यों से करते हैं। और इसके बाद में अंतिम हमारा है एक अधातु के रूप में पढ़ेंगे हम अभ्रक। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक हमें आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होने वाली एक खनिज है। अभ्रक की कुछ विशेषताएं हैं जो थोड़ी सी इसको यूनिक बनाती है, दूसरों से अलग करती है। तो इसमें क्या है, एक ये तो हल्का होता है। कैसा खनिज है ये? हल्का है, पारदर्शी है, परतदार है और विद्युत रोधी है। ऐसे कुछ इसके गुण हैं जो दूसरे धातुओं से, या दूसरे धातु नहीं बोलेंगे अपन, सॉरी, दूसरे खनिजों से अलग करते हैं। इसमें उत्पादन की या प्राप्ति क्षेत्रों की बात करें तो हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश भारत के अंदर प्रथम स्थान रखता है उत्पादन के अंदर। विशाखापट्टनम, कृष्णा, पूर्वी पश्चिमी जो गोदावरी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर, और अनंतपुर जिले हैं, यहाँ पर ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है आंध्रा के अंदर। दूसरा स्थान है इसका राजस्थान उत्पादन की दृष्टि से सेकंड स्थान। राजस्थान के जो ज़िले हैं भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और राजसमंद, जो दक्षिणी ज़िले हैं, इन ज़िलों के अंदर अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। झारखंड के हजारीबाग ज़िले में और बिहार के गया
मुंगेर, भागलपुर ज़िलों में, और तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरई, तमिलनाडु की बात करें यहाँ तो इन क्षेत्रों के अंदर ये अब्रक का उत्पादन किया जाता है। अब इसकी विशेष बात यह है कि अब्रक विश्व की दृष्टि से देखें तो विश्व के अंदर 80% उत्पादन अब्रक का भारत कर रहा है, या यूँ कहें कि अब्रक उत्पादन में पूरी दुनिया में भारत का एकाधिकार है। सबसे ज़्यादा अब्रक का उत्पादन कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। तो इस प्रकार से अपन ने खनिज संसाधनों का जो क्लासिफिकेशन देखा उसमें लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और ये अब्रक, ये 4 प्रकार देखे हैं इसमें। जैविक और अजैविक संसाधनों की जो अजैविक की जो यूनिट पढ़ रहे थे अपन, वो सब चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो छोटा प्रश्न भी पूछ सकते हैं जो मानचित्र में भी दर्शाए गए हैं और थ्योरेटिकली भी पूछे जा सकते हैं। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में अपने इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जो भी नए एक्सपर्ट्स के द्वारा जो वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें।